जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले बात करूंगा हेडलाइंस की। अच्छी खबर, पे कमीशन ने पकड़ी रफ्तार और उम्मीदें बढ़ी, जल्दी मिलेगी खुशी। और ईसीएचएस की तरफ से एक वीडियो जारी किया गया है, घर बैठे दवाई कैसे मंगाएं और आपको क्या है इससे सुविधा। और नए सीडीएस साहब की राष्ट्रपति जी से मुलाकात और विदाई, रक्षा मंत्री जी की चेतावनी कान खोल कर सुन लो। और साथ ही राहुल गांधी का पलटवार, अब क्या होगा। उन्होंने कहा है कोविड में आपने कर्मचारियों का डीए रोका, महंगाई बढ़ाई, अब फिर उसी स्थिति में अब क्या रोकेंगे मोदी जी। और दोस्तों, बीएसएफ का शौर्य सलाम यानी अलंकरण समारोह, जहां पर जवानों को दिए गए पुरस्कार। तो आइए दोस्तों खबरें करते विस्तार से। मैं किस बात को लेकर कह रहा हूं। हाँ जी दोस्तों, जितने केंद्रीय कर्मचारी संगठन है, 8वें वेतन आयोग की स्पीड है, जो काम करने का तरीका, इससे काफी खुश नजर आ रहे हैं। उन्होंने ये कहा है कि हमें उम्मीद है कि ये वेतन आयोग छठे वेतन आयोग की तरह काम कर रहा है और उसी तरीके का फायदा मिलेगा। बुलेट स्पीड में काम करने के लिए 8 सीपीसी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आयोग जिस रफ्तार से काम कर रहा है उस हिसाब से लग रहा है कि आयोग अपनी रिपोर्ट बहुत जल्दी सबमिट कर सकता है। अब उत्तर प्रदेश में केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक शेड्यूल जारी किया गया है। देश भर के कर्मचारी पेंशनर्स को बड़ी उम्मीद है कि अगले साल सबको पे कमीशन का लाभ सुनिश्चित हो जाएगा। हमारा भी कमीशन से आग्रह है कि कर्मचारी हित में इस बार ऐतिहासिक फैसले लिए जाएं। ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉयज फेडरेशन के अध्यक्ष डॉक्टर मंजीत पटेल माननीय कमीशन को हर संभव सहयोग के लिए तत्पर हैं, क्योंकि ये चिट्ठी निकली। उन्होंने कहा है जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं, यानी हैदराबाद से काम निपटाया, जम्मू और लद्दाख, उसके बाद उत्तर प्रदेश का शेड्यूल जारी कर दिया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 8th सेंट्रल पे कमीशन 21 मई 2026। द 8th सेंट्रल पे कमीशन शैल बी विजिटिंग लखनऊ उत्तर प्रदेश ऑन 22 and 23rd June 2026 Monday and Tuesday. Interested stakeholder including central government organization, institute, and association desirable interacting the commission at Lucknow may kindly submit their request seeking appointment. उन्होंने कहा है कि 22 और 23 जून को हम लखनऊ में यानी केंद्रीय कर्मचारियों से बैठक करेंगे। जो भी इंटरेस्टेड है 10 जून तक अपना अपॉइंटमेंट ले लें और जो मुद्दा है उसको इसके ऊपर अपलोड कर दें। प्लीज नोट दैट कमीशन शैल बी होल्डिंग सेपरेट मीटिंग इन सिटीज इन अदर स्टेट यूनियन टेरिटरी इन ड्यू कोर्स। Accordingly, stakeholders belonging to state union territory other than उत्तर प्रदेश are requested not to seek appointment during this visit of commission. उन्होंने कहा है यूपी का विजिट है, यूपी के जितने भी कर्मचारी संगठन है हमसे मिल सकते हैं केंद्रीय कर्मचारी। तो कहा है कि इस तरीके की स्पीड है, इसको देख करके काफी उम्मीद है। जैसे ही गोपाल मिश्रा जी ने कहा, ये पे कमीशन कुछ हटके है और जिस तरीके से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं हर एक मीटिंग में, उससे कर्मचारियों की उम्मीदें बढ़ रही हैं। हम इसका स्वागत करते हैं। अब मैं बात करूंगा ईसीएचएस को लेकर। देखिए दोस्तों, आपके सामने ये वीडियो है और सीधा सीधा ईसीएचएस ने ही अपलोड किया। उन्होंने कहा है कि आपको घबराने की जरूरत नहीं, अब आपका इलाज पूरी तरीके से पॉलीक्लिनिक, इंडिपेंडेंट हॉस्पिटल और उसके साथ आपको मिलने वाली सुविधाएं, यदि आप सीनियर सिटीजन हैं, आप वृद्ध हैं, तो आपको घर बैठे दवाइयां भी डाक के द्वारा पहुंचाई जाएंगी। और जरूरी दवाइयों तक पहुंच कभी भी चुनौती नहीं होनी चाहिए, खासकर उनके लिए जिन्होंने देश की सेवा की है। एक्स सर्विसमैन कॉन्ट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम के तहत जब निर्धारित दवाइयां पॉलीक्लिनिक फार्मेसी में उपलब्ध नहीं होती तो उन्हें अधिकृत स्थानीय केमिस्ट के माध्यम से मंगवाकर सावधानी पूर्वक घर तक पहुंचाने की व्यवस्था की जाती है। ये सुविधा 70 वर्ष से अधिक एवं अशक्त लाभार्थियों के लिए है। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के सहयोग से दवाइयां सीधे पूर्व सैनिकों के घर तक पहुंचाई जाती हैं, जिससे समय पर उपचार, कम यात्रा और अधिक सुविधा सुनिश्चित होती है। क्योंकि गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा केवल उपचार नहीं बल्कि आराम, देखभाल और निरंतरता भी है। और ये सरकार का कमिटमेंट है। जरा वीडियो देखिए, आपको लगेगा कि हाँ सरकार इसको लेकर के काफी जवाबदेह है। अब मैं बात करूंगा नए सीडीएस साहब की, लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमण्यम, यानी संभाले पीबीएसएम, एबीएसएम, एसएम, वीएसएम यानी तीनों सेनाओं की कमान संभाल रहे हैं 30 मई 2026 से। और इसी बीच हमारे सीडीएस अनिल चौहान साहब ने राष्ट्रपति महोदया से
मुलाकात की। अब मैं बात करूंगा रक्षा मंत्री जी की। बड़ी चेतावनी, भारत उन्होंने कहा है देश और सेना बहुत ताकतवर और मजबूत है। ये आपको वीडियो देखने होंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत के एक मजबूत, आत्मविश्वासी, सक्षम राष्ट्र में परिवर्तन का प्रमाण बताया। सबसे पहले उन्होंने कहा है 12 साल में जिस तरीके से देश मजबूत हुआ है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में, और उसके साथ साथ उन्होंने डिफेंस सेक्टर को लेकर बात की। अभी हम रिएक्टिव प्रोएक्टिव की बात की, मैन्युफैक्चरिंग की बात की और परमाणु नीति की बात की, और इसके साथ उन्होंने कहा है कि इसी का परिणाम है कि हमें हर स्टेट में चुनाव में जीत मिल रही है दोस्तों। और उन्होंने इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी की जो अगुवाई है उसकी सराहना की। और साथ ही आप देख सकते हो इन वीडियो के छोटे छोटे अंश जो कि मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। और हमारे प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, आप सबको जानकारी होगी, भारत में सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले हेड ऑफ द गवर्नमेंट बन गए। प्रधानमंत्री के रूप में लगभग 12 वर्षों का कार्यकाल, उसके पहले गुजरात के चीफ मिनिस्टर के रूप में ना, हेड ऑफ द गुजरात स्टेट, इसके रूप में पहले ऐसे वह व्यक्ति बने हैं। और इतने लंबे समय तक पब्लिक लाइफ में रहने के बावजूद एक्सेप्टेंस और पॉपुलैरिटी दोनों में किसी भी प्रकार की कोई गिरावट नहीं आई है, बल्कि मैं कहूं कि लगातार उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है। तो यह कहना भी एग्जेगरेशन नहीं होगा, क्योंकि आप देख रहे हैं चुनाव दर चुनाव जो होते जा रहे हैं, बराबर हमारी पार्टी को कामयाबी हासिल होती जा रही है। और लंबे समय तक जब भी कोई गवर्नमेंट काम करती है तो स्वाभाविक रूप से एक मेजर फैक्टर होता है एंटी इनकम्बेंसी का। लेकिन मुझे लगता है कि मोदी जी के मामले में एंटी इनकम्बेंसी का यह फैक्टर इररिलेवेंट हो गया है, क्योंकि कई जो ग्लोबल सर्वे हुए हैं, इन ग्लोबल सर्वेज में भी एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम लेना चाहूंगा जिसका नाम है मॉर्निंग कंसल्ट सर्वे। इसके हिसाब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता बने हुए हैं। यह हम सब भारतवासियों के लिए गौरव का विषय है। यह मैं मानता हूं कि यह कोई छोटी उपलब्धि नहीं है, बड़ी उपलब्धि है। और इतने लंबे समय तक सत्ता में रहने के बावजूद आज तक न प्राइम मिनिस्टर के ऊपर और न किसी मिनिस्टर के ऊपर कोई भी करप्शन का एक भी आरोप नहीं लग पाया है। आपने देखा होगा कि सामान्यतः लंबे समय तक कोई गवर्नमेंट काम करती है तो उसके ऊपर साल 2 साल के अंदर ही कोई न कोई करप्शन के एलिगेशंस लग जाते हैं। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं करप्शन। और इसके साथ ही राहुल गांधी जी का पलटवार। राहुल गांधी जी चुटकी ले रहे, यानी जैसे ही प्रधानमंत्री जी बने उन्होंने नोटबंदी शुरू की, और नोटबंदी से क्या मिला? कुछ नहीं। बोला हम काला धन लेके आएंगे, हम लेके नहीं आते तो हमको फांसी पे चढ़ा देना। न काला धन आया और ना ही कोई फांसी पे चढ़ा। कोविड आया, कोविड में उन्होंने रोना शुरू किया, भीख मांगना शुरू किया और जनता के ऊपर बोझ डाल दिया। और अब फिर समय आ गया। और कैसा बोझ डाला था? आप थाली बजाइए, घर में बैठिए, किसी का डीआर रोक दिया, किसी का काम रोक दिया, महंगाई बढ़ा दी, और अब एक और क्राइसिस है, आर्थिक क्रांति। और जहां पर उन्होंने सीधा सीधा कहा है, नोटबंदी के बाद नरेंद्र मोदी ने रोते हुए कहा था मुझे फांसी पे चढ़वा देना अगर काला धन खत्म नहीं हुआ। याद है आपको? रोते हुए कहा था। कोविड के समय लॉकडाउन कर दिया, मजदूरों को मरवा दिया, किसानों को खत्म कर दिया। हाथ जोड़ के रोते हुए कहा मुझे फांसी पे चढ़ा दो, मुझे फांसी पे चढ़ा दो। फिर से हाथ जोड़ने का टाइम आ रहा है, फिर से रोने का टाइम आ रहा है, फिर से हाथ जोड़ने का टाइम आ रहा है। यानी खुद विदेश की यात्राएं कर रहे हैं। जैसा आप देख सकते हो उन्होंने चुटकी ली है। रायबरेली यूपी में राहुल गांधी ने चुनाव से पहले कहा था कि पेट्रोल या गैस की कोई कमी नहीं है, पेट्रोल की कीमतें नहीं बढ़ेंगी। आज जब पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं, अंबानी भारत से विदेशों में पेट्रोल निर्यात कर रहे हैं,
अंबानी रूस से पेट्रोल खरीदते हैं और उसे विदेशों में बेच रहे हैं, उस पैसे से नरेंद्र मोदी जी को फंड मिलता है। यही है सच्चाई। आर्थिक तूफान आ रहा है, तेल, गैस, दाल, चावल सब महंगे हो रहे हैं और मोदी जी मजे ले रहे हैं। अब इसके सारे कहीं ना कहीं कुछ न कुछ ये बंद करने की तैयारी। तो आपको ये राहुल गांधी जी का पलटवार कैसा लगा? अब मैं बात करूंगा बीएसएफ के शौर्य को सलाम। बीएसएफ का अलंकरण समारोह, बीएसएफ के जवानों का सम्मान राष्ट्र के प्रति अडिग निष्ठा, कर्तव्य परायणता और पूर्ण समर्पणता का प्रतीक है, जहां पर गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने हमारे बीएसएफ के जवानों, जेसीओ और अधिकारियों को पुरस्कृत किया। धन्यवाद दोस्तों, आज की खबरों में इतना।